अरे ओ हरिया, अभी तक सो रहा है क्या? अभी तो अंधेरा है भैया। मुझे मत सिखा। जा, पहले कुएं से 2 घड़े पानी भरकर ला। भैया, रात से शरीर टूट रहा है, लगता है बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सुलो जी, इसे कह देना जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आए। घर का चूल्हा खाली पड़ा है। सुना ना, और लौटते वक्त लकड़ियां भी लेते लाना, और उसके बाद खेत में आ जाना, बहुत काम पड़ा है। जी भैया। हरिया कोई और नहीं बल्कि रामू का सगा छोटा भाई था। चुपचाप उठ गया और घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल पड़ा। माँ बाप की मौत के बाद हरिया यही सोचकर अपने बड़े भाई के साथ रहने लगा था कि भाई उसे बेटे की तरह प्यार देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू और उसकी पत्नी शांति हरिया को भाई नहीं बल्कि नौकर समझते थे। दिन भर उससे काम करवाते और बदले में उसे केवल ताने, अपमान और सूखी रोटियां मिलती। हरिया 2 घड़े पानी लाने के बाद फिर जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो घर लौटा, लेकिन आराम करने का मौका अभी भी नहीं मिला था। अरे वहाँ क्या खड़ा है? पहले गायों को चारा डाल। बेचारा हरिया फिर काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हरिया के काम खत्म नहीं हुए। कभी खेत में हल चलाना, कभी पशुओं को नहलाना, कभी गोदाम साफ करना। पूरा दिन भागते दौड़ते निकल गया। गांव के कई लोग ये सब देखते थे। उन्हें हरिया पर दया भी आती थी, लेकिन रामू के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। शाम ढलने लगी। हरिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने सुबह से एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के कारण उसका पेट दर्द कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद आज उसे भरपेट खाना मिल जाए। यही उम्मीद लेकर वो घर पहुंचा। रामू और शांति के लिए गरम गरम सब्जी, दाल और घी लगी रोटियां बन रही थी। उसे लगा कि शायद आज उसके लिए भी कुछ अच्छा बना होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। ले अपना खाना। भाभी, बस यही? हाँ क्यों, तुझे मिठाई चाहिए क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस लगता है महाराजा को शाही दावत चाहिए। भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खेत का सारा काम भी मैंने ही किया। तो क्या एहसान कर दिया? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। ज्यादा जुबान मत चला, जो दिया है चुपचाप खा ले। जी भैया। हरिया चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बोलने का मतलब और अपमान सहना है। अगली सुबह फिर वही हुआ जो हर रोज होता था। घर के आंगन से रामू की तेज आवाज गूंज रही थी। कहाँ मर गया था? पहले पशुओं को चारा डाल, फिर खेत में आ जाना। और सुन, घर लौटते समय बाजार से सामान भी ले आना। हरिया बिना कुछ बोले काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने लगी, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, लेकिन हरिया की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। आजी, सुनते हो? हाँ बोलो। तब तक इस हरिया को घर में रखोगे? क्यों? काम तो अच्छा करता है। काम करता है तो क्या हुआ? मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। सुबह उठो तो सामने यही, शाम को आओ तो यही। मेरा मन करता है इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दो। निकाल दूं? हाँ, एक बार घर से चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। हरिया उसी समय घर के बाहर बैठा था। उन दोनों की सारी बातें उसके कानों में पड़ रही थी। उसका दिल टूट गया। जिस घर को वो अपना समझता था, वहाँ लोग उसे बोझ समझते थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। क्या मैं सच में इस घर पर बोझ हूँ? क्या भाभी सही कहती हैं? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? अगले दिन रामू ने फिर उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। दोपहर का समय था। जंगल बिल्कुल शांत था। हरिया लकड़ियां काट रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ हरिया जंगल के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ गया। वहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लिए थे। हरिया थक चुका था। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। हरिया,
हरिया चौंक कर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। जिस घर में तेरा सम्मान नहीं, जिस घर में तेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं, जहां तेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं, उस घर को छोड़ दे, अपनी राह चुन, तेरी मंजिल कहीं और है। हरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद जंगल फिर पहले जैसा शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हरिया लंबे समय तक वही खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये उसका भ्रम था? क्या किसी ने उससे मजाक किया? लेकिन एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। क्या सच में मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन जाऊंगा कहाँ? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? हरिया ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, शांति का गुस्से से भरा चेहरा सामने आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी? भाभी, जंगल थोड़ा दूर चला गया था। बहाने मत बना। कामचोर कहीं का। भैया, मैं सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ। काम करता है तो क्या एहसान करता है? भाभी, मैं तो सुबह से रात तक काम करता हूँ। बहुत सिर चढ़ गया है इसे। सुन ले हरिया, तू इस घर पर बोझ है। खाता यहाँ का है और बदले में कुछ नहीं करता। अगर रहना है तो चुपचाप रह, नहीं तो जहाँ जाना है चला जा। भैया, क्या सच में मैं इस घर पर बोझ हूँ? जुबान गराता है। अगर मुझे पूछो तो इसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। ये सुनकर हरिया का दिल टूट गया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच इस घर में अनजान है। ठीक है भैया, आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। रामू और शांति को लगा कि हरिया डर गया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हरिया अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। उस रात जब पूरा घर सो गया, हरिया चुपचाप उठा। उसने अपनी पुरानी झोला उठाई और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। हरिया आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखने लगा। वही घर जहां उसने अपना बचपन बिताया था, वही घर जहां उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। हरिया चलता रहा। रात बीत गई, सुबह हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके पास न पैसा था, न कोई रिश्तेदार। फिर भी वो चलता रहा। कुछ घंटों बाद वो एक दूसरे गांव में पहुंच गया। ये गांव उसके गांव से कहीं बड़ा था। यहाँ बड़े बड़े मकान थे, हरे भरे खेत थे। इसी गांव के किनारे एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के सामने 10 से भी ज्यादा गायें बंधी हुई थीं। दूर दूर तक फैले खेत दिखाई दे रहे थे। ये हवेली गांव के सबसे बड़े धनसेठ की थी। उनका नाम था गोविंद सेठ। गोविंद सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों बीघा जमीन, ढेर सारे पशु, अनाज से भरे गोदाम। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, खासकर कोई बेटा नहीं था जो उनके बाद सब संभाल सके। उसी समय उनकी नजर थके हुए हरिया पर पड़ी। बेटा, कौन हो तुम? मेरा नाम हरिया है सेठ जी। कहाँ से आए हो? पास के गांव से। क्या काम करते हो? जो काम दे दे वही कर लेता हूँ। खेत का काम, पशुओं की देखभाल, घर का काम। अगर मैं तुम्हें काम दूं तो करोगे? जी सेठ जी। मेरे पास 10 गायें हैं, बहुत सारे खेत हैं, सबकी देखभाल करनी होगी। मेहनत का काम है। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता सेठ जी। ठीक है, मैं तुम्हें 3000 रुपए महीने दूंगा। रहने और खाने की व्यवस्था भी यही होगी। मंजूर है? हरिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिसे अपने घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी, आज उसे सम्मान के साथ काम और रहने की जगह मिल रही थी। हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। फिर क्या था, हरिया खुशी पूर्वक काम में लग गए। गोविंद सेठ की हवेली में आए हुए हरिया को कई महीने बीत चुके थे। इन महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। यहाँ कोई उसे डांटता नहीं था, कोई उसे अपमानित नहीं करता था। हरिया भी पूरे मन से अपना काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गायों को चारा खिलाता
उनके बाड़े की सफाई करता, गोबर उठाता, गायों को नहलाता, फिर खेतों से हरा चारा काट कर लाता। शाम को फिर पशुओं की देखभाल करता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। हरिया भाई, तुम इतना काम करके भी कभी थकते नहीं हो क्या? काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। हरिया की यही बात गोविंद सेठ को सबसे ज्यादा पसंद थी। वे दूर खड़े होकर अक्सर उसे काम करते हुए देखते रहते। जितना वे हरिया को देखते, उतना ही उसका सम्मान उनके मन में बढ़ता जाता। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल था, क्या हरिया सचमुच उतना ही ईमानदार है जितना दिखाई देता है, या फिर बाकी लोगों की तरह मौका मिलने पर बदल जाएगा? उन्होंने फैसला किया कि पहले हरिया की परीक्षा ली जाए। एक रात जब सभी लोग सो चुके थे, गोविंद सेठ अपने कमरे से एक बड़ा बैग लेकर निकले। उस बैग में काफी पैसे रखे हुए थे। उन्होंने चुपचाप जाकर वो बैग हरिया के कमरे में रख दिया। बैग ऐसी जगह रखा गया था जहां सुबह उठते ही हरिया की नजर उस पर पड़ जाए। फिर सेठ अपने कमरे में लौट आए। कल ही पता चल जाएगा कि हरिया कैसा इंसान है। अगली सुबह हरिया रोज की तरह जल्दी उठ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर उस बैग पर पड़ी। अरे, ये बैग यहाँ कैसे आया? उसने बैग खोला। अंदर बहुत सारे रुपए थे। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। ये मेरा नहीं है, जरूर किसी का खो गया होगा। कुछ देर के लिए वो हैरान रह गया। हरिया बिना 1 रुपया निकाले सीधे गोविंद सेठ के कमरे में पहुंचा। सेठ जी, ये बैग मेरे कमरे में मिला है। शायद किसी का गिर गया होगा। अच्छा, तुमने देखा इसमें क्या है? जी, पैसे हैं। और तुम्हारा मन नहीं किया कि कुछ पैसे अपने पास रख लो? सेठ जी, जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा हक भी नहीं है। ये सुनकर गोविंद सेठ की आंखें भर आईं। उन्हें वही जवाब मिला था जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। हरिया बेटा, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। सच कहूं तो ये बैग मैंने ही रखा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर रखना चाहता था और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए। हरिया स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी उस पर इतना भरोसा करते हैं। सेठ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। आज से मेरी सारी खेती, पशुओं का हिसाब किताब और कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन सेठ जी, मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। नहीं बेटा, साधारण मजदूर नहीं, तुम ईमानदार इंसान हो और ईमानदार इंसान सबसे बड़ा धन होता है। उस दिन के बाद हरिया की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। अब वो पहले की तरह गोबर नहीं उठाता था, ना ही खुद खेतों से चारा काट कर लाता था। उसका काम अब सब कुछ संभालना था। मजदूरों को काम बांटना, खेतों की देखरेख करना, पशुओं का हिसाब रखना, अनाज की बिक्री का रिकॉर्ड देखना और पूरे फार्म का प्रबंधन करना। यानी अब हरिया एक मैनेजर की तरह काम करने लगा था। हरिया बाबू, आज कौन सा खेत जोतना है? पूर्व वाले खेत में काम शुरू करो और गायों के लिए हरा चारा भी कटवा लेना। धीरे धीरे पूरा काम पहले से बेहतर चलने लगा। गोविंद सेठ भी बहुत खुश रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है। हरिया बेटा, आज खेतों का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा सेठ जी, इस बार फसल पहले से ज्यादा अच्छी होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और मुझे आपका आशीर्वाद मिला है सेठ जी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक रात गोविंद सेठ को अचानक तेज बुखार आ गया। शुरुआत में सबको लगा कि सामान्य बुखार है, लेकिन अगले दिन उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्हें उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी। सेठ जी को पूरी तरह आराम की जरूरत है, इनका खास ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर हरिया चिंतित हो गया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो हर समय सेठ जी के पास रहेगा। दिन हो या रात, हरिया उनकी सेवा में लगा रहता। सेठ जी, दवा का समय हो गया है। बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। पहले आप ठीक हो जाइए, मेरे आराम की चिंता मत कीजिए। कई रातों तक हरिया ठीक से सोया भी नहीं। कभी वो पानी लाता, कभी दवा देता, कभी डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ता, कभी पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहता। एक आधी रात के समय गोविंद सेठ की आंख खुली। उन्होंने देखा कि हरिया कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया है। ये देखकर
गोविंद सेठ की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, अगर मेरा अपना बेटा होता तो शायद वो भी इतना ख्याल न रखता। हरिया बेटा। जी सेठ जी। दिन बीतते गए। हरिया की सेवा और डॉक्टर की दवाइयों का असर होने लगा। धीरे धीरे गोविंद सेठ की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही सप्ताह बाद वे लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। पूरी हवेली में खुशी का माहौल था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश गोविंद सेठ थे, क्योंकि बीमारी के दौरान उन्हें एक बात थी, हरिया उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो उनके लिए बेटे से बढ़कर था। कुछ दिनों बाद गोविंद सेठ शहर के वकील, गांव वाले और सभी प्रमुख मुनीर को अपने हवेली बुलाए। फिर कई घंटे तक जरूरी कागजात तैयार किए गए। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। गोविंद सेठ खड़े हुए। आप सब जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया है जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया, जिसने कभी लालच नहीं किया, जिसने मुझे अपने पिता जैसा सम्मान दिया। इसलिए आज से मेरी आधी संपत्ति, आधी जमीन और आधा कारोबार हरिया के नाम किया जाता है। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मेरे दिल की आवाज है। ये सुनते ही पूरे लोग सन्न रह गया। कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, जिसे कभी अपने घर में 2 सूखी रोटियों के लिए तरसना पड़ता था। आज वही इंसान एक बड़े धनसेठ की आधी संपत्ति का मालिक बन चुका था। आधी संपत्ति मिलने के बाद भी हरिया बिल्कुल नहीं बदला। न उसके व्यवहार में घमंड आया, न उसकी बोली बदली। एक दिन शाम को हरिया हवेली के आंगन में बैठा हुआ था। अचानक उसे अपना पुराना गांव याद आने लगा, जहां उसने अपमान सहते हुए कई साल बिताए थे। कुछ देर सोचने के बाद वो गोविंद सेठ के पास गया। सेठ जी, एक बात कहनी थी। हाँ बेटा, बोलो। मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। मैं कुछ दिनों के लिए वहां जाना चाहता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। गोविंद सेठ कुछ पल चुप रहे। उन्हें हरिया से बहुत लगाव हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जल्दी लौट आऊंगा सेठ जी। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले दिन हरिया अपने गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार वो वही गरीब हरिया नहीं था। कुछ घंटों बाद उसकी चमचमाती गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई। गांव वालों की नजर जैसे ही गाड़ी पर पड़ी, लोग हैरान रह गए। अरे, ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। गाड़ी गांव के बीचों बीच जाकर रुकी और फिर गाड़ी का दरवाजा खुला। अरे, ये तो हरिया है। क्या वही हरिया? धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर देखने लगे तो सबकी आंखें फटी रह गईं। पूरा गांव हैरान था। जिस हरिया को कभी लोग फटे कपड़ों में देखते थे, आज वही शानदार कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। कुछ दिनों बाद हरिया ने गांव में एक बड़ी जमीन खरीदी। वहां उसने 2 मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला शानदार भवन बनवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शानदार घर बना डाला। पूरा गांव उसी की चर्चा करने लगा। उधर रामू और शांति भी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार बार सोच रहे थे, क्या ये वही हरिया है जिसे उन्होंने कभी घर से निकाल दिया था? एक दिन आखिरकार रामू और शांति हरिया के सामने आ ही गए। इतना पैसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सब कैसे? हरिया, ये सब तुम्हारा है? हरिया कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। सूखी रोटियां, अपमान, ताने और वो रात जब वो घर छोड़कर चला गया था। याद है भाभी, एक समय था जब मुझे 2 सूखी रोटियों के लिए तरसाया जाता था। और हाँ, याद है भैया, जब आपने कहा था कि जहाँ जाना है चला जा। आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद? हाँ, अगर उस दिन मैं घर से नहीं निकलता तो शायद आज भी वहीं रह जाता। शायद मुझे अपनी पहचान कभी नहीं मिलती। मुझे माफ कर दो हरिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हरिया, माफ कर दो। मैंने आप दोनों को बहुत पहले माफ कर दिया था। आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान का अपमान मत करना, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। उसकी कीमत
उसके कर्म और ईमानदारी से होती है। ये सुनकर रामू और शांति की नजरें झुक गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन हरिया ने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।